वो तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण, ये देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये चीज़ याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कल अपन ने किए भी थे। चलो करो फटाफट ये क्वेश्चन। ये कौन सा चैप्टर है? चौथा चैप्टर है 10th क्लास का। ठीक है, मैं निकालती हूँ। करो, ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन ने पढ़ा। एक स्टार्टिंग 2 चैप्टर भी अपन ने किए, जहाँ से पेशेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी हैं। अब सब लोग करो क्वेश्चन। हो रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का। अरे बताओ, ऐसे काम सुन होने से काम नहीं चलेगा। जो कल करवाया ना वैसा ही चैप्टर है ये, एक वाला चैप्टर नहीं है, वही 2 इक्वेशन बनेगी, पर इसमें यह है कि थोड़ा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ना कि सिंपल वाला नहीं बनेगा। बस इतना सा अंतर है इस चैप्टर में, है चीज़ वही सब कुछ। सही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा क्या? करो, सोचो। देखो चलो मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। देखो जॉन और जीवन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो इसका मतलब मैंने माना इसके पास x थे, इसके पास माने y थे। ठीक है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 45। ठीक, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल, मतलब x थे, मालूम x थे, उसमें इसने 5 खो दिए, इंटू इसने भी y ने 5 खो दिए। अब ये गुणनफल कितने के बराबर है 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। बस सबाइस बता एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए। 2 इक्वेशन है अपने पास, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। बनाओ इसको। अब देखो ध्यान से समझना, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका आना चाहिए इस चीज़ के लिए। जैसे एक्स को इससे करोगे वाई से, ठीक है, तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर ये एक्स जाएगा इससे, तो माइनस का 5x हो जाएगा। अब देखो -5 गुणा होगा तो -5y हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ये प्लस के 25 हो जाएंगे, बराबर 124। ठीक है, तो अब ये देखो ये क्या बना एक्स वाई। अब यहाँ चाहो तो कॉमन ले लो, नहीं लेना चाहो तो ले लो, यहाँ पे -5 कॉमन ले लो, तो ये वाली इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। तो x प्लस वाई बच जाएगा यहाँ पे। 25 को उधर घटा दो, माइनस के 25 हो जाएगा तो 99 बचेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो,
एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 45, 45 यहाँ पे रखो, तो एक्स वाई बराबर 5 इंटू 45 तो बराबर 99। ठीक है, तो इसको गुणा करोगे तो 5 में 25, 2 5 20, 225, 225 उधर जाएगा प्लस के हो जाएंगे तो 99, 9 5 14 अस्सी लगे 1, 10 2 12 अस्सी लगे 1, 124, नहीं सॉरी 324 होगा ना। ठीक है, 324 आया, एक्स वाई बराबर 324। तो ये क्या बोल रहा था, हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो आप सोचो कि 324 मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, और उनका योग आता है 45। तो दो चीज़ें अपने को बात पता चल गई, ध्यान से समझना। एक तो अपने को क्या पता चल गया कि x प्लस वाई बराबर 45 है, और x जो उन दोनों का मल्टीपल है वो 324 है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा अब ये, कुछ गलती किया गया अपन 9, यहाँ तक ठीक था, ये तो फिर सोचना पड़ जाएगा, नहीं तो है ना, इसको अगर अपन बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई सर स्क्वायर, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो ना, फिर उससे क्या फ़ायदा होगा अपने को, उससे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आराम से हो जाएगा। रुको 1 मिनट, एक्स वाई का वैल्यू 324, सोचो 324 किसके पहाड़े में आता है, उससे भी थोड़ा होगा, और उनका योग होना चाहिए 45, तो उससे एक्स और वाई की वैल्यू निकल सकती है। एक तो तरीका वो भी है, परंतु उस तरीके से ना करके सोचो सोचो है, एक दो एक तरीका तो ये है कि मतलब जोड़ने पे तो 45 आने चाहिए और उनका मल्टीपल जो है 324 आना चाहिए। तो स्वाभाविक की बात है, एक संख्या तो सम है, अब वो कितनी हो सकती है वो पता नहीं। ठीक है, और एक संख्या विषम होगी, क्योंकि सम प्लस विषम का जोड़ कितना आता है, विषम आता है। अब 324 बताओ ना किस में पहाड़े में आते हैं, अरे आता है 324, 18 का पहाड़ा बोलो, 18 नहीं 18 200, ये देखो 20 का बोलोगे तो कितना जाता है, 400 जाता है ना, 19 का में कितना जाता है, 20 का 200 सॉरी, 22 21 22, 21 का 210, 25 का 250 जाता है ना, 25 का 30 का 300 जाता है, 32 का 320 जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, 33 34 का करो, 34 8 कितना होता है 340, नहीं 34 36 का करो, 360 8 8 सिंह 48 4 8 24 24 4 28 200, ठीक है 283 9, तो हाँ 36 को करो 9 से 54 5 9 27 27 5 32 हो गया ना। अब ध्यान से देखो 36 और 9 जोड़ने पे आ रहा है 45। अब ये तो पता लग गया कि अपने को ये संख्या तो है 36 और 9 है, ठीक है, परंतु भाई x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, इसके पता करने के लिए इन्होंने क्या किया देखो, अच्छा इसने x ही मान के किया है, ठीक है ठीक है ठीक है, पर ये भी तरीका है, आएगा तो आखिरी में वही आएगा, किया नहीं कि इसने आगे किया नहीं कि उस चीज़ को, जो उनके बाद कितने करते उस समीकरण में जो संतुष्ट करते हैं, छोड़ो। ठीक है, देखो इन्होंने थोड़ा अपन अलग तरीके से कर लिए, वो तो बात तो आंसर तो आ गया है, ठीक है, परंतु देखो एक दूसरा तरीका भी सीख लेते जो इन्होंने सिखाया है यहाँ पे, मतलब दो कोफिशिएंट हाँ सर मेरी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324। अरे वही आएगा आंसर, मैं बता तो रहा हूँ 36 और 9, ठीक है वो आ भी रहा है, पर नहीं अपन इसमें थोड़ा करेंगे अलग तरीके। देखो ध्यान समझना, जैसे मान ले जॉन के पास x है तो जीवन के पास कितना होगा 45 माइनस एक्स होगा ना, ठीक है। अब सवाल बात है, इसमें से भी माइनस कर लो इंटू 45 माइनस एक्स, इसमें से भी -5 करोगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 5 खो दिए थे ना, तो इनका मल्टीपल आएगा 124। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, देखो ये वाला, ठीक है, ये बनी जाएगी, क्यों 40 में हो जाएगा ना, ये माइनस करोगे तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब इसको गुणा कर लो, फिर गुणा करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पे आखिरी में ये वाला। तो इसको जब सोल्व करोगे आप, अब देखो इसके सोल्व करने की विधि याद रखना, सीधे आचार्य विधि भी है,
उससे भी उसी से करना पड़ेगा, गुणनखंड बना के कर लो तो गुणनखंड बनाने वाली विधि वही काम आएगी। तो एक्स उसका है 36 एक्स माइनस 9x प्लस 324, ठीक है, बराबर 0। तो ये x कॉमन ले लो तो x माइनस 36 बन जाएगा। यहाँ पे आपका कॉमन लेना पड़ेगा -9, तो ये x माइनस 36 बच जाएगा। तो x माइनस 36 ऐसे हो जाएगा बराबर x माइनस 9, तो x बराबर 36 आएगा और एक x की वैल्यू 9 आएगी। ठीक, वही अपन तरीका वही था, परंतु ये थोड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। अब देखो ना, ये थोड़ा सीख लो। यहाँ पे देखो, एक तो ये तरीका जैसे मैंने है ना अब ये कैसे किया थोड़ा देख लो पता लगे। देखो ध्यान से बनाए, ये देखो ध्यान से बनाए, यहाँ पे इसका प्लस साइन है, इसके भी प्लस आगे प्लस साइन है, तो इन दोनों का मतलब है गुणा। यहाँ पे 1 होता है कोफिशिएंट, ठीक है। तो 324 तो गुणा करने पे आने चाहिए, परंतु जोड़ने और घटाने पर -45 आने चाहिए। तो मैं किससे गुणा करूँगा, 36 × 9, पर ये दोनों माइनस के रहेंगे। गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आएगा 324, ठीक है। पर इनको जोड़ोगे तो माइनस का 45 आएगा, तो तब ऐसे गुणनखंड किया जाता है, ठीक है। एक विधि ये होती है, दूसरी विधि होती है सीधे आचार्य विधि, x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये भी तरीका होता है फॉर्मूला निकालने का, उससे भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये तो छोड़ो, अभी ऐसे कोई काम का नहीं है ये। अपने को जो क्वेश्चन काम के आएंगे वो करो, ये चारों क्वेश्चन करो। यूपीएससी पूछेगा तो अपने को इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, ना कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। करो, पर याद रखना कि एक्स के वो XY मत मानना, ठीक है। तो जैसे उसमें मैंने गलती कर दिया था वो मत करना, आप एक एक्स मानना, फिर दूसरा जो उसको घटा के कर लोगे तो उस तरीके से होगा। करो अभी इन क्वेश्चनों को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो यूपीएससी डायरेक्ट पूछता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ये वाला क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। करो, ये अच्छे क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन करो। मेरे अनुसार आप लोग बना लोगे, करो, प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने सर इसमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इनके आंसर निकालने बड़े मुश्किल है, क्योंकि ना ये जो बन रही है ना वो बहुत हार्ड इक्वेशन बन रही है। बन नहीं रहे, करो।
नहीं सर, इक्वेशन तो बन गई पर ये बहुत हार्ड है, मैं इसके आंसर कैसे निकालूं? बता देता, अभी सीधर आचार्य विधि बताया हो, गुणनखंड वाली विधि बताया हो, दोनों विधि तो बताया हो। सर आप ही बता दो, मेरा आ नहीं रहा आंसर। करो करो, दिमाग लगाओ। अरे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग समझ नहीं रहे इस बात को। हाँ सर, वो तो मुझे पता है पर मैं इसका कैसे करूँ? सीधर आचार्य विधि बताया तो था तुम्हें, उसका फॉर्मूला देखो, ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये लगा दो तब भी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो सर ये बहुत हार्ड है। अरे क्या हार्ड है इसमें? देखो इस सब इक्वेशन कैसे होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बस अब इससे कंपैरिजन करो अपनी इक्वेशन को, वैल्यू पुट करो और एक्स की वैल्यू निकालो।
अरे बताओ, हो रहा नहीं है आ रहा सर। निखिल? हुआ? चलो तुम लोग तो इक्वेशन ही बताओ, तो इक्वेशन क्या क्या बनी है तुम लोगों के? हाँ सर मेरी बताती हूँ मैं। रुको 1 मिनट, मेरी अभी पता लग जाएगा तुम लोग इक्वेशन भी सही बनाए हो नहीं बनाए हो। बोलो। फर्स्ट इक्वेशन है 2b² + b - 528 = 0। ठीक है। दूसरा? दूसरी बनी है x² + x - 306 = 0। ठीक है। तीसरी बनी है x² + 26x - 360 = 0। ये गलत बनाई, दोबारा बोलो एक बार। कौन सी वाली? थर्ड वाला। x² + 26x - 360 32x बनेगा -273 = 0। किसमें? इस वाले में, थर्ड रोहन की मम्मी वाले में। निखिल तुम्हारा क्या बना? पढ़ती हूँ। पहला नहीं बना, लेकिन दूसरा बना है x² + x - 306। और तीसरे का बना है x² + 32x - 273। हाँ ये सही है। शिवानी तुम्हारा गलत बना। चौथे का क्या बना है? चौथे का बना है। करो करो, तो सोल्व करने का विधि भी करो, क्योंकि यूपीएससी तो चलो इक्वेशन से पूछेगा तो सोल्व करवाएगा। हाँ सर वो थर्ड वाला मेरे से गलत हो गया, क्योंकि मैंने ढंग से पढ़ा नहीं था। वो उसमें ये है 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट बोला है। सॉरी। चलो ठीक है, कोई नहीं। देखो ध्यान देखना, इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया। क्षेत्रफल आयताकार जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। पहली बात ये पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। तो मान लो कि मैंने लंबाई माना x और चौड़ाई माना, क्या मानोगे भाई की बात है? रुक जाओ, यहाँ से लेना पड़ेगा वो, नहीं तो फिर वो अलग अलग कोफिशिएंट में चला जाएगा, तो अलग अलग कोफिशिएंट में नहीं लेना अपने को, ठीक है। तो यहाँ भी रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई x मानना माने लंबाई, ध्यान से समझना। चौड़ाई के दुगने से, मान लो चौड़ाई का तो दुगना कितना हो जाएगा? यहाँ पे दो कोफिशिएंट नहीं, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। सर लेंथ इज इक्वल्स टू लेंगे 2b + 1, तो l × b करेंगे ना, तो l की जगह पुट कर देंगे ना 2b + 1, फिर × b करेंगे। हाँ मतलब ठीक है, ये देखो x + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपनी लंबाई हो गई, ठीक है। अब एक इक्वेशन मुझे इसमें भूखंड लंबाई चौड़ाई याद करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? x इंटू, जैसे मान लो y है, बराबर 528 होगा, ठीक है। अब x का वैल्यू चाहो तो यहाँ पे 2y रख दो, तो वो क्या हो जाएगा? y में इक्वेशन बन जाएगी। फिर अपनी एक कोफिशिएंट को चेंज कर दो, 528, ठीक है। अब देखो y को गुणा करो, 2y² प्लस y, ये इधर लाओगे तो माइनस का 228 0, ठीक है। तो ऐसे ये इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आया? हाँ सर इसको सॉल्व भी करवाओ। आप देखो सोल्व करना तो देखो ध्यान से देखना, मैं अभी चलो करवा देता हूँ, एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये इक्वेशन याद रखना। इक्वेशन क्या बनी थी? 2y² क्या बनी? फिर -y था, क्या था? प्लस y - 528। देखो अब 2 है, अब देखो गुणा करने पे थोड़ा बड़ा चला जाएगा ना, तो इसी इधर आचार्य विधि लगाओ, वो ज़्यादा बढ़िया है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ क्या इक्वेशन होते हैं, a² + bx + c = 0। तो यहाँ पे -b, मतलब यहाँ पे 1 आएगा ना, प्लस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस b² तो b है, ये है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, -4ac, 4 a कितना आएगा? 2, c कितना है? माइनस का 528, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो माइनस से प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, तो 4 आ जाएगा नीचे, तो x बराबर -1 प्लस माइनस, अभी तो गुणा करो, मतलब ये 528 और 8 को गुणा करना पड़ेगा, 528 × 8, ठीक है। 8 × 64, 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, 2 8 5 40, 40 तो 42, ठीक है। 42 24 आया, तो इसमें जोड़ जाएगा तो 42 25 हो जाएगा। अब याद करो, मैंने इसका गुणनफल निकाल, देखो जब याद करो अपने क्या सीखा था,
अब जब भी कभी संख्या का 25 आ रहा तो याद करो अपन, जैसे मान लो 35 का निकालते तो कैसे निकालते थे अपन, एक तो 25 आ जाता था, फिर क्या लेते थे 3 × 4 12 करके, ऐसे 12 से 25 आता था, याद आया कुछ? हाँ सर। तो इसका मतलब यह है 65 का ये होगा स्क्वायर। देखो 65 कैसे लिखेंगे, 25 6 × 7 42 42 25, तो इसका मतलब ये किसका अंडर रूट बन गया 65 का, तो -1 प्लस माइनस किसका बना 65 का, तो ये रूट हट जाएगा, सॉरी 65 अपॉन नीचे 4। अब देखो -1 प्लस माइनस 65 अपॉन 4, तो एक बार प्लस में ले लो, प्लस में लोगे तो 65 -1 करोगे तो 64 64 अपॉन 4 डिवाइड करोगे, 4 एकम 4 2 16 आ गया। ठीक है, तो एक एक्स की वैल्यू आएगी 16। ठीक है, माइनस में ले लो, माइनस का 66 हो जाएगा, माइनस का 66 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, 33/2 हो जाएगा माइनस का 33, तो एक्स की वैल्यू आएगी एक -33/2। तो एक्स का वैल्यू समझ में आता है कि लेंथ तो नेगेटिव कभी आएगी नहीं, तो पॉजिटिव आएगी, तो आंसर ये आएगा। तो इसमें क्या था, ऐसे निकालना है आंसर, ये चीज़ याद रखना। समझ में आया? यस सर, आ गया। अगर बड़ी वैल्यू आ जाए तो इस तरीके से निकालना। सर फॉर्मूला वापस लिख दो, मैं लिख लूंगी कहीं पे। देखो ये रहा, इस तरीके से रहता है, तब इसका एक्स का वैल्यू निकालने का तरीका होता है -b प्लस माइनस b² -4ac/2a। ये दिया भी होगा इसी में आगे जाके, नहीं दिया क्या, कोई नहीं, लिख लो, ये श्रीधर आचार्य विधि है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन Okay. यूपीएससी पूछता है, तो ऐसे एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। देखो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x और x + 1, बस इनका गुणनफल दिया है तो डायरेक्ट 306 कर लो, तो x² प्लस x माइनस 306 डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगा। तो सॉल्व ऐसे करना है, नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, उसी तरह सीधे आचार्य विधि से करो। ठीक है, अगला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी जो टॉप थोड़ा क्वेश्चन बनाने का पॉसिबिलिटी रहता है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो मान लो रोहन की एज माना x, तो उसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी, x + 26। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो सब में 3 जोड़ दो, तो x + 3 × x + 29 बराबर 360। समझ में आया? ऐसे ही होगा ये, ऐसे किया था ना निखिल, या कुछ और तरीका लगाए हो? नहीं यही सर। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा। अगला देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, अब यहाँ पे एज पूछ लेगा दोनों की। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर/आवर कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी चाल ज्ञात करनी है। कैसे किया शिवानी, ये किया? नहीं सर, ये नहीं किया। निखिल तुमसे हुआ? नहीं इसको नहीं किया है। हाँ, नहीं किया है इसको। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बस इतना ही पता है मेरे को तो। उसी से होगा तो और क्या होगा। अच्छा मेरे को लगा साइंस का फॉर्मूला यहाँ कहाँ लगेगा। देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी अपने को दी है, दूरी 480 किलोमीटर, दूरी समान चाल से तय करनी है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो चेंज क्या हो रहा है, टाइम। इसकी यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर/आवर से कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो वेलोसिटी अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब अपने को ये सोचना पड़ेगा इक्वेशन कैसे बनेगी। मान लो ये 480 है, दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर/आवर से कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक तो वो चाल उसकी यूनिफॉर्म है तो x ले लेते हैं, फिर x -8 करेंगे तो वो कितना बोल रही है कि 3 घंटे से अधिक लेगी, तो टाइम में प्लस कर देंगे 3। तो यहाँ पे अपने को क्या लेना पड़ेगा, x + 3। x क्यों लेंगे अपन, परंतु बात तो वाले, क्योंकि स्पीड नहीं दी ना अपन को, स्पीड तो कह रहा है यूनिफॉर्म है। सोचो सोचो,
बनेगा तो इसी फॉर्मूले से इक्वेशन। अब देखो एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर से कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तीन से तो गुणा होगा, पर क्या होगा गुणा? रुको, हाँ रुको, एक मिनट, आगे हो गया क्वेश्चन। 18 को 50 मिनट तय करके 3 से 6 आ जाए ऐसे। नहीं रुको, देखो ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे दिया है कि दूरी समान चाल तय करता है, तो समान चाल उसकी मान लो कि उस टाइम जो उसकी चाल थी वो x थी और उससे कोई ये डिस्टेंस तय कर रहा है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो आया अपने पास, जैसे मान लो y मान लो, ये मतलब समय बराबर ये y बराबर आ गया 480 बराबर x, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि ये जो है अगर ये उससे कम चलता है x माइनस 1, तो यही सेम दूरी जो है अब उसको टाइम करने में जो टाइम लगेगा उसको, तो उसको लगेगा y प्लस 3, 3 घंटे अधिक लगता है, हाँ ठीक है। अब सब सी बात है, y की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो y की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे 480 अपॉन x प्लस 3 बराबर 480, नहीं ये तो कुछ गलत हो जाएगा, क्या मामला। अगर इस तरीके से अपन इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे x 3x हो जाएगा, 3x, नहीं ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, कुछ गलती कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर। अरे हाँ रुको, हो गया। देखो ना, यही होता है कि अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही क्लू दिया रहता है। देखो ध्यान देखना, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। तो मान लो कि x थी पहले, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, तो पर आवर मतलब कितनी कम हो रही है, 1 हो रही है ना, मतलब 1 घंटे में इतनी कम हो रही है, तो 3 घंटे अधिक लेती है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी जो है ये दूरी कितनी बढ़ जाएगी, 3 गुना हो जाएगी ना। ये समझ में आया? अरे बोलो, कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया? यहाँ पे ध्यान से पढ़ो इस सेकेंड लाइन को। देखो इसकी चाल जो 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, मतलब 1 घंटे में उसकी चाल कितनी कम हो रही है, 8 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितनी हो जाएगी। तो अपन जैसे मान लो स्टार्टिंग में इसके x माने थे, तो x माइनस 8, तो वहाँ तो वो हो गया, पर स्वाभाविक सी बात है दूरी भी तो बढ़ जाएगी ना। मतलब उतने ही समय में अपने को अगर वो दूरी डिस्टेंस तय करनी है, समय बराबर दूरी बटा चाल, 3 से गुणा होगा ये 480, 3 से गुणा होगा, 3 अट्ठे 24, 2 3 से 12, 1440, ठीक है। और ये इधर आएगा अपने को, ठीक है। अरे रुक जाओ, अब वही चीज़ है, पर उसको x/3 करना पड़ेगा अपने को, बस उतना ही होगा, बात वही है। जैसे मान लो अगर ये पहले ऐसे था 480 माइनस ये y था, मान लो कि x समय में इतना हो रहा था, अब यहाँ पे इसका समय क्या हो रहा है, x/3 हो रहा है, ये y माइनस, मान लो कि y माइनस 8 है, तो ये हो जाएगा अपने को उसका 3 x/3 या y/3 होगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, फंस जाओगे, करना तो पड़ेगा। रुको कुछ तो कॉमन सेंस लग रहा है इसमें, 1 मिनट थोड़ा सोचो, इतना टफ तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो समान चाल मान लिया कि x है, तो ये मानो कि y बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल 480 किलोमीटर बराबर ये आया, ठीक है। हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रही हूँ, जो आप ये कर रहे हो ना 8 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 3 घंटे में 24 होगा ना सर।
हम्म, 8 से 24 भी करूँ था इसको, हम्म, क्योंकि आप कर रहे हो 480 से 3 का नहीं होगा, 8 से 3 का होगा सर। नहीं रुको एक मिनट, देखो ना, तो पहली समीकरण इसके थ्रू है ना अपना ये बनेगी, जैसे अपन ने देखा था, देखो इसमें इससे अपन ये बनाए थे एक, फिर एक इससे बनी थी, ठीक, 2 इक्वेशन तो बनेगी। तो पहली से तो ये बनेगी ना, सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई समान चाल रहा है, ठीक है, और उसमें वो इतनी डिस्टेंस तय कर रहा है। अब यहाँ से है ना दूसरी इक्वेशन बनेगी, हाँ रुको रुको, हाँ अब यहाँ से देखो क्या इक्वेशन बनेगी, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो यहाँ से इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ये चीज़ सोचो आप लोग। उसी दूरी को तो स्वाभाविक सी बात है, डिस्टेंस तो यही आएगा 480, ठीक है। उसके बाद में ये x - 8 आ जाएगा, क्योंकि चलो ये ठीक है, ये कम होगा। अब यहाँ पे जो ये y की वैल्यू है, अब ये आएगी y/3, पर सॉरी, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो समय सर हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है ना, तो सर इन्होंने से 8 किलोमीटर कम लेती है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो सर 1 घंटे में 8 किलोमीटर डिले चल रही है, तो 2 घंटे में 16 जाएगी, 3 घंटे में 24 जाएगी, तो फिर हम इसको लेंगे ना। तो बात ये है ना, यहाँ पे क्या आएगा, x/3 आएगा, x/3। इसका जो इसका जो रिलेशन बनेगा ना वो ये बनेगा, x/3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि चाल का ये टाइम जो है कैसा रिलेशन है, इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल। मैं बताऊं क्या एक इक्वेशन मैं बताऊं क्या आपको? हाँ एक बार ये सब इरेज करो, मैं बताती हूँ। बोलो। लिखो x - 8 इक्वल्स टू 480 अपॉन 480 अपॉन x+3 अपॉन x+3। नहीं ऊपर ही आएगा 3, ऊपर आएगा, ऊपर 3 आएगा, 3 हटाओ यहाँ से, न्यूमरेटर में लाओ, +3, हाँ यहाँ पे करो +3, हाँ अब ब्रैकेट, हाँ ऐसे। अब मतलब इसका ये कहना था कि ना आपका जो डिस्टेंस आप पहले ट्रेवल कर रहे थे ना, आपका उससे 3 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम की इक्वेशन क्या बनी, 480 अपॉन x+3, मतलब 3 घंटे देरी से पहुंच रहे अपन। अरे ये तो डिस्टेंस है ना, तो इसमें तुम टाइम क्यों जोड़ रहे हो, इसमें टाइम क्यों जोड़ रहे हो? नहीं, पहले अपन को जो स्पीड पे, यूनिफॉर्म स्पीड पे टाइम लग रहा था, वो लग रहा था 480 अपॉन x, है ना। अब अपन अगर मतलब स्पीड को अगर अपन x ले रहे हैं, तो अगर अपन को 8 किलोमीटर कम की स्पीड पे चल रहे हैं, तो अपन टाइम कितना लगेगा, जो पहले लग रहा था, मतलब 480 अपॉन x+3 लगेगा, 3 घंटे देरी से पहुंचेंगे। तो अब जो इक्वेशन बन रही है, 480 तो है अपना डिस्टेंस जो अपन को कवर करना है। रुको देखते हैं इससे बनता है किस इक्वेशन, ठीक है। तो मैं समझ गया तुम क्या बोल रही हो, तो बात वही, तो वो चाहो तो वही कर दो ना यहाँ पे। तो सब समय कितना लगे, 480 अपॉन x+3 ये बोल रही हो ना तुम। अब समय 480 बराबर, यहाँ पे तुम बताओगे x - 8। x - 8, हाँ। तुम्हें पता है इससे इक्वेशन बनेगी नहीं, याद करो मैंने तो स्टार्टिंग में बनाया था, इससे बनेगी नहीं इक्वेशन। चलो कर लो, पर नहीं बनेगी, बहुत लंबा जाएगा, ये इक्वेशन बनी नहीं रही है पहली बात। x - 8 480, ठीक। अब ये भी उधर हो जाएगा तो x से गुणा हो जाएगा, फिर उसके बाद में 480 + 3x अपॉन x - 8। नहीं, ये गलती हो रही है, ये नहीं है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, ये नहीं है। थोड़ा है ना ये कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करो, यहाँ पे मामला है। देखो एक रेलगाड़ी, ये तो देखो ये सेम है कि मान लो इसको y मानते हैं अपन, उस टाइम इतना टाइम लगा 480 किलोमीटर तय करने में बराबर अपॉन x, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर से कम होती है तो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो ये मान लो कि y+3 ले रही है,
वही उसी दूरी को सेम करने में x माइनस 8, अगर अपन यहाँ पे वही रखेंगे तो वो हो जाएगा, परंतु ये रिलेशन नहीं बन रहा है, इसमें कुछ और रिलेशन है। मतलब जो इसका आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखोगे ना आप, तो यहाँ पे बन रहा है x/3 480 माइनस x माइनस 8, तब इसको अगर गुणा करोगे तब वो फट से बन रहा है x² माइनस 8x माइनस ये 1440 ऐसे हो जाएगा जो भी है, ये इसकी इक्वेशन बन रही है। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि x/3 आया कहाँ से। अरे रुको रुको रुको, हाँ मान के चलो अगर अपन इसको ऐसे लिखे 480 अपन y, मतलब मैंने चाल के रूप में रख लिया है इसको, समय 1/3 हो रहा है ना, डिस्टेंस मतलब ये इक्वेशन बन रहा है रियल में। चलो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं बाद में, फिर भी एक बार कल देखना है इसको, देखते हैं। चलो छोड़ो अभी, पर वो है रियल, उसका वो आंसर है। ठीक है, देखो ये मूल ज्ञात कीजिए, ऐसे पेशेंट कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, छोड़ो। पर मूल का मतलब वही होता है। देखो अब इसमें देखो इसने सोल्व करने का इन्हें गुणनखंड विधि से सोल्व किया है, चाहो तो गुणनखंड विधि से सोल्व कर सकते हो, श्रीधर आचार्य विधि भी होते। देखो ये रहा, ये फॉर्मूला है। चलो करो, ये क्वेश्चन करो, समस्या को हल ही करना। अब इसमें क्वेश्चन नहीं बनाना है तो करना ही है, ये क्वेश्चन करो। और ये पीछे क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर बार बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करो ये, करो एक बार। सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मुझे पता ही नहीं था पिछले साल। मतलब मैं इंपॉर्टेंट पे लगा तो दिया था, परंतु पिछले साल पढ़ाया नहीं था मैंने, पर मैंने बता दिया था कि इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। अब मुझे खुद को पता लग रहा है कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सोचो ये। तुम्हें पता है जो है एनसीईआरटी का वो बुक है ना, तो उसमें भी उसका सॉल्यूशन नहीं दे के रखा। क्या ही करोगे, इसका मतलब उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। चलो कोई नहीं, मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ, बनना चाहिए इसमें कुछ ना कुछ तो अपन उसमें मिस कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखता हूँ क्वेश्चन कौन करता है, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब कौन जागा? श्वेता कहाँ जागती सोती रहती हो तुम? करो ये क्वेश्चन करो।
हो रहे हैं नहीं हो रहे? और मैं पहले बता रहा हूँ यूपीएससी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, आए हुए हैं पहले भी। आंसर चाहिए अब की बार मुझे, इक्वेशन नहीं चाहिए। साइन के इक्वेशन ही बन पाती है, मेरे से सॉल्व नहीं होते हैं। क्यों? ये फॉर्मूला भी नहीं लग रहा?
ऐसा ही रूट नहीं निकल रहा मेरा, अगर मैं लगा भी दी हूँ तो। निखिल हुआ? कर रहा है सर, 2 मिनट। करो करो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये इससे पहले पढ़े थे वो, 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये इस टाइप क्वेश्चन तो 2-3 पूछे हुए हैं यूपीएससी ने। शिवानी एक भी नहीं हुआ तुमसे? श्वेता तुमसे हुए? सब बस इक्वेशन ही बनी है। उससे क्या काम होगा? सर मैंने नहीं की है अभी, मुझसे नहीं हो रही। क्यों नहीं होते? चलो ठीक है, देखो ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब देखो मैंने अपने को क्या करना, क्या हो गया? ये वाला तो मैंने किया है। क्या आया आंसर? 1 मिनट रुको सर, मैं चली गई थी, मैं देख। ठीक, देखो दो संख्या ज्ञात जिनका योग 27 हो, तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे मान लो कि कोई लिखा होगा तो x + y = 27 होगा ना। तो याद करो अपन, जैसे भाई एक संख्या x मान लिए थे, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो मतलब y = 20 - 7x हो जाएगी। तो अब इनका गुणनफल बोल रहा है, तो x इंटू गुणनफल 27 - x का ना, तो बराबर 182। ठीक है, अभी दोनों संख्या ज्ञात करनी है, तो स्वाभाविक बात है ये अपना यहाँ पे ये बन गया। तो कुछ ही नहीं, सोल्व कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 27x माइनस का x², ठीक है, बराबर 182। अब ये ध्यान देखना, अब ये माइनस हटाने, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 27x, ठीक है, तो ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का 182 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो गुणा करने पे 182 आना चाहिए, या ऐसा कर लो, तो वो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप, -b माइनस का, तो ये प्लस का 27 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस b², 27 का स्क्वायर, अब मैंने बोला था तो स्क्वायर याद होने चाहिए 30 तक। ठीक है, -4, a का वैल्यू कितना 1, c का वैल्यू कितना है 182, अपन 2a, तो a का वैल्यू वही है तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, 182 प्लस में कैसे आया आपका? अरे जब यहाँ पे माइनस का चार दोनों तरफ डिवाइड करोगे ना, तभी तो आएगा ना माइनस। यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आएगा, तो जब माइनस आएगा इधर आएगा तो प्लस आएगा ना। ठीक है, अब देखो एक तरीका था ना, गुणनखंड विधि से भी किया जा सकता था। जो 182 किसके पाड़े में आते हैं, सोचो? 14 गुणे 13 गुणे 14। हाँ, तो उसे देखो 14 गुणा 13 से भी डायरेक्ट उससे भी हो जाएगा, तो ये 13x माइनस 14x प्लस 182। नहीं, ये शायद इधर 13x आएगा, इधर 14x आएगा। आप वो ऐसे कर लोगे तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 बचेगा। यहाँ पे 13 से डिवाइड करोगे तो x माइनस 14 ही बचेगा यहाँ पे। तो x माइनस
14 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 13 x माइनस 14 बचेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक 13 आएगी, एक 14 आएगी, यही आंसर है। वो यहाँ से भी आ जाएगी, मैं यहाँ से भी निकाल के बता दूँ। हाँ सर ऐसे ही किया था मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी देखो, यहाँ से कैसे होगी, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा कैलकुलेशन, बस और कुछ नहीं। तो ये तो 27 है ही, प्लस माइनस देखो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। 729। ठीक है, अभी देखो ये माइनस का आएगा, माइनस का आएगा तो ये 4 दूना 8, 8 चौका 32, 3 728। अब देखो डायरेक्ट ही हो गया, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में तो 1 बचेगा, तो ये देखो 27 प्लस माइनस 1/2, तो 27 में से 1 जोड़ दो 28, 28 में 2 करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 14, 1 घटा दोगे 26, 26 से 2 से डिवाइड करोगे 13, उससे भी आ रहा आंसर। तो क्यों नहीं आ रहा था तुम्हारे आंसर, बताइए। दोनों विधि से मैंने सॉल्व कर दिया। और मैं पहले बता रहा हूँ इस टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी यूपीएससी में, तो ये इग्नोर मत करो। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर जिनके वर्गों का योग 365 है। अब करो इसे, क्या सिंपल सी बात है, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। ठीक है, अब ये देखो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x, ये इधर आएगा माइनस का, तो माइनस का 364 हो जाएगा बराबर 0। और वही से अब 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से पूरा सब में भाग जा रहा है, तो ये x यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे 1 8 2 182। अब वही सेम चीज़, अभी तो 182 इसी में था तो ये बन गया वापस से। ठीक, गुणा करने पे माइनस के आने चाहिए, तो 14x माइनस 13x, और घटाने पे प्लस के आने चाहिए, तो आ गया 182 बराबर 0। तो बस वही यहाँ पे भी x की वैल्यू 14 और 13 आ जाएगी। हो गया ये भी क्वेश्चन। अब फिर बार बार बता रहा हूँ, ये अच्छे क्वेश्चन है, रिपीटेशन पूछते हैं तो आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, आगे देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो वही सेम चीज़ जो अपने उस दिन में, अब तो ज्योमेट्री टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, पर फिर भी कोई नहीं, कर लो। तो कर्ण दिया है अपने को 13 यहाँ पे। ठीक है, अब और क्या बोला अपने को, यदि कर्ण 13 तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो याद करो, अपने एक मैंने फॉर्मूला बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो एक ही इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी, तो 169 हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है, जैसे आधार अपन मानेंगे x, मान लो कि x स्क्वायर माने, ठीक है, ये y स्क्वायर मानोगे तो वही वैसे y के यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अपन रख देंगे वो वैल्यू। तो ये क्या बोले, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, ऊंचाई हाइट उसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई इसका मतलब त्रिभुज की ऊंचाई जो है, मान लो कि x ऊंचाई माना था अपन ने, ध्यान से समझना। तो त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, हाइट मान लो कि y माना था अपन ने, उससे 7 सेंटीमीटर कम है, खत्म बात। अब इसको चेंज कर लो, मतलब यहाँ पे जो है y की वैल्यू की जगह रख दो x माइनस 7 का। तो x माइनस 7 का स्क्वायर तो 169 बराबर x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ पे ये प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अब ये देखो 169 अपॉन 2x स्क्वायर, ये माइनस का 14x, और ये 49 है, 49 उधर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, और तो अगर मान लो इधर करोगे तो 100, मतलब ये मान लो 49 इधर माइनस करोगे तो दोनों 0 गया, 14 4 में 2 120 बचेगा। ठीक है, अभी इधर आएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। अब देखो इसको 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो थोड़ा बहुत ये तो कैलकुलेशन तो होगा, सब एक सी बात है। अब देखो इसको 2 से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और ये माइनस के 120 बराबर 20 भी तो डिवाइड होगा, तो ये 60 आ जाएगा 0। अब सब एक सी बात है, देखो 60 है, गुणा करने पे माइनस के 60 आने चाहिए, ठीक है, और जोड़ने घटाने पे 7 आने चाहिए। 15 चौका 60, 15 में से अगर 4 घटाओगे तो कितना आ गया, 11 आ रहा है, 7 आने चाहिए। तो और सोचो कि 60 कैसे आता है, 10 × 6, और कैसे आता है 60, और किस पहाड़े में आता है, सर 12 5 जा 12 पंजे 60। हाँ, तो ये देखो, अब देखो 12 माइनस का, तो ये बड़ी संख्या माइनस में रहेगी क्योंकि ये माइनस की है, प्लस 5x, तो 12 में से 5 घटाओगे, समझ रहे हो, तो माइनस 7x ही बचेगा और माइनस का 60 आ जाएगा, तो आ गया आंसर। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 12, यहाँ पे प्लस 5 कॉमन ले लो, 5 और 12 आ रहा है इसका आंसर, तो 5 और 12। तो अब कैसे आ रहा है आंसर, अब देखो ये आ गया, तो ये x बराबर 12 होगा और एक माइनस का 5 होगा। तो पता नहीं मैं क्यों घबरा जाती हूँ ज्यादा बड़े नंबर में।
गम्मा ने कैलकुलेशन की आदत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो ये आखिरी वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी है पहले। ठीक है, देखो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछे इस टाइप के। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुनी से 3 अधिक थी। तो ये x है y+3, 2 दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, ठीक है, तो इसका मतलब वैसे बात है x प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 से 3 अधिक थी। ठीक है, 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये बराबर 90 आएगा ना, उस दिन की कुल निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 से 3 अधिक थी। तो कैसे बनेगा इक्वेशन? कुछ तो गलती की है अपन, क्या गलती की है निखिल बताइए। करते हैं कि नहीं थे क्या भैया? अरे करो, अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस टाइप से। देखो ध्यान समझना। अब देखो ये तो बहुत सिंपल थे, पर इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो यूपीएससी इसी टाइप क्वेश्चन देता है। देखो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करते हैं। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। चलो ये तो एक समीकरण बन गया, ये तो सही है। ठीक, ये निर्माण की लागत है x, एक दिन का है ये। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, ठीक है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या मतलब y के वैल्यू है मान के चलो ये, और प्रति नग की लागत मतलब इसका x वैल्यू ज्ञात करना है। ये x + y 90 नहीं होगा। सोचो। तो ये उस दिन की कुल निर्माण लागत, देखो ये एक नग की निर्माण लागत आई है, ये जो 2y+3 है। ठीक है, अरे बर्तनों की संख्या भी उस दिन की बता रहा है, और उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी। तो 90 थी तो सब एक सी बात है, ये कितना होगा उस अकॉर्डिंग सोचो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। करो, सब लोग करो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो इधर देखो। एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग, मतलब ध्यान समझना कि जैसे मान लो एक मग है, ठीक है, एक मग की निर्माण लागत, तो निर्माण लागत ध्यान से समझना, निर्माण लागत बोल रहा है कि निर्माण उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, मतलब बर्तनों की संख्या माना आपने x, तो संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो ये निर्माण लागत आई है,
याद रखना एक नग की मतलब एक वस्तु की निर्माण लागत आई है, एक वस्तु की निर्माण लागत, ठीक है, ध्यान समझना 2x + 3, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है कि बर्तनों की संख्या, मान लो कि ये है एक बर्तन की लागत है, ये एक बर्तन की लागत है इतनी, ठीक, ध्यान समझना। तो स्वाभाविक बात है उस दिन कितने टोटल जितने भी बर्तन बने होंगे इंटू मल्टीप्लाई 2x + 3 = 90, उनकी कीमत दिया है इसने, टोटल जो लागत है वो दिया है, क्योंकि लागत तो लिख रहे हैं अपन, तो ये टोटल लागत है। टोटल लागत तो स्वाभाविक बात है एक वस्तु बनी है उसकी लागत ये है, तो टोटल वस्तुएं कितनी होगी, ये होगी ना, समझ में आया? अरे बोलो। अब यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा 3x - 90, तो वही देखो वापस से वही गुणा करने पे 180 आना चाहिए। चाहो तो फिर उस तरीके से कर सकते हो, पर मेरा मतलब थोड़ा गुणनखंड विधि से करने का सोचो तो इजी पड़ जाता है उससे, बस ये है। तो देखो गुणा करने पे माइनस के 180 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, तो कैसे होगा बताओ? 12-15 12-15, हाँ 15, हाँ ठीक है 30, 12-15, अच्छा हाँ 180 आ जाएगा, सही है। तो 2x² प्लस, अब देखो ध्यान से करना, अपने को प्लस में चाहिए यहाँ पे, तो बड़ी संख्या यहाँ पे रखेंगे 15x माइनस 12x, देखो घटाने पे 3x आना चाहिए और गुणा करने पे 90 180 आना चाहिए, आ रहा है, -90 = 0, ठीक है, ध्यान समझना। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा नहीं, x कॉमन कर 2x + 15 हो जाएगा और यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे तो ये x 12 नहीं 6 कॉमन आएगा यहाँ पे, 6 हाँ, तो फिर ये 2x + 15 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 2x + 15 कॉमन ले लो, 2x + 15 बराबर ये x - 6 बच गया बराबर 0, तो एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और ये 15/2 माइनस के 15/2। बर्तनों की संख्या उस दिन आ जाएगी कितनी? बर्तनों की संख्या x हो जाएगी, उसकी 15 हो जाएगी, x + 5 हाँ जोड़ के 2x + 3 दूना 12 15। तो देखो बर्तनों की संख्या तो आएगी 6, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है एक निर्माण लागत कितनी आ जाएगी? 15 रुपये आ जाएगी, समझ में आया? क्योंकि देखो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे ना अपन, तो ये चीज़ याद रखना। तो अब ये निर्मित बर्तनों की संख्या आएगी 6, ठीक है, तो प्रत्येक नग की लागत तो यहाँ से निकालेंगे ना अपन, तो इसमें रखो कितने आ जाएगी? 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना। अब देखिए यूपीएससी इस टाइप क्वेश्चन तो पूछती नहीं है, परंतु इस टाइप का जरूर क्वेश्चन पूछती है। 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा के बिंदु पर एक खड़ा खंभा इस प्रकार गाड़ना कि पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे दूरी का अंतर 7 मीटर हो, ठीक है। कैसा करना संभव? यदि हो तो दोनों फाटकों की इतनी दूरी का खंभा गाड़ना होगा। क्या इसमें अपने को आधार क्या दिया है? अपने 13 मीटर व्यास, ठीक है, व्यास ये ले लिया, पार्क की परिसीमा के बिंदु पर खंभा इस प्रकार गाड़ना है। ज्योमेट्री वाले उस टाइप के क्वेश्चन तो आते नहीं हैं अपने, पर फिर भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो बड़ी बात नहीं है। छोड़ो, इस टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं अपने, छोड़ो। पर जैसे मैं बता देता हूँ फिर भी ऐसे क्वेश्चन, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन यूपीएससी, ठीक है। देखो ये अपन जानते 13, तो ये क्या है? कर्ण है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। 90 डिग्री एंगल सामने क्या होता है? कर्ण होता है, तो वही सेम चीज़, ठीक है। अब देखो ये अगर 13 है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो स्वाभाविक सी बात है अब ये कुछ ये दोनों भुजाएं अलग अलग होगी। ये मान लो कि आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। कुछ और दिया है इसमें, ए और बी खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा के बिंदु पर एक, मतलब इन दोनों का अंतर दिया है, इन दोनों का अंतर, तो वही इसका x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? कितना होगा? x + 7 होगा या फिर क्या होगा? दोनों का अंतर है। ये x हो गया, बीपी x है, देखो पाना खंबे फाटक की दूरी x है, बीपी x हो गया, ठीक है। जब खंबे दोनों फाटक दूरी का अंतर AP - BP
बराबर 7 मीटर है, तो ए पी बराबर कितना हो जाएगा, 7x+7 हो जाएगा। तो फिर वही कर्ण स्क्वायर वाला आधार स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा पाइथागोरस पर में, फिर वो 2 इक्वेशन बनेगी, उसको संतुष्ट करोगे तो देखो सीधे आचार्य विधि लगाओगे तो उससे निकल जाता है। छोटे भाई यूपीएससी ने इस टाइप क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, रुको जो पूछा है वो देख लो एक बार। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देख लो। पहले ये करो, चौथा क्वेश्चन करो, क्योंकि यूपीएससी एज वाले क्वेश्चन पूछती है अपने को। ये करो, चौथा क्वेश्चन करो, तीसरा पांचों मैं करता हूँ, आप लोग चौथा करो ओनली, क्योंकि यूपीएससी इस टाइप क्वेश्चन पूछती है। आप चौथा करो, मैं तीसरा रो करता हूँ। क्या किसी आम के बगीचा बनाना सो जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल, तो वही सेम चीज़ है, तो उस उधर आया था वही चीज़ आ गया, तो मतलब स्वाभाविक सी बात है x, अभी y की जगह अपन क्या रख सकते हैं, x/2 रख सकते हैं, बराबर 800 मीटर। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो ये x² बराबर 1600 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 400, तो x 400 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। तो नहीं 1600 का अंडर रूट कितना जाएगा 40 आएगा क्या, हाँ 40 आएगा, 40 2 0 1 कम होगा 4 आएगा इसका 100, हाँ 40 आएगा ना 40, तभी तो 800 होगा ही, तो ये इसका 20 आएगा। तो आगे आंसर इसका तो देखो ईजी है ये तो, कोई एक परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के पार्क को बनाना संभव यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो परिमाप दिया है तो देखो भुजाओं का योग होता है क्षेत्रफल x × y, ठीक है, तो बराबर 400 है। ठीक, परिमाप दिया है तो इसका मतलब क्या होता है कि 2x + 2y बराबर 80 है, तो x + y बराबर 40 है। तो यहाँ से अब x की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे चाहो तो y में बना लो जिसमें चाहते हो, 40 - x, ठीक है, तो y बराबर मैं रख रहा हूँ 40 × x बराबर 400, तो ये हो जाएगा 40x - x² बराबर 400, वही माइनस से डिवाइड कर दो, -40x, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 400, वही गुणा करने पर 400 आना चाहिए, तो 20 × 20, तो -20 × -20x, तो वही सेम चीज़ प्लस 400, तो ये x कॉमन ले लो, x - 20 आ जाएगा, यहाँ से 20 कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये x - 20 बन जाएगा, तो x बराबर 20 वैल्यू आ जाएगी। तो परंतु ये क्या पार्क बनाना संभव होगा, बन जाएगा, उसमें क्या ही दिक्कत है। बना वो क्वेश्चन वो बताओ, वो तो ये तो इजी थे दोनों, तो बन रहा है सर, 2 मिनट। करो करो। सही था, इसका 20 मीटर ही आया, ये दोनों सही है। संभव है या नहीं है निखिल, लग नहीं रहा, माइनस कॉर्डिंग में माइनस, हाँ तो फिर -36 संभव नहीं होगा ना, वही तो लग रहा, नहीं लग इनमें रहा। से संभव यदि है तो उनके वर्तमान आयु भी ज्ञात कीजिए। देखो 2 मित्रों की आयु का योग है x + y बराबर 20 वर्ष मान लिया, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व, 4 तो ये x - 4 होगा, ये y - 4 होगा, गुणनफल बराबर 48 है, ठीक है, ध्यान समझना। तो वही चीज़ y की वैल्यू जगह पुट कर दो, 20 - x रख दो y की जगह, तो ये x - 4, तो ये y की जगह 20 - x करोगे आप, तो ये -4 बराबर 48, ठीक है।
तो याद रखना, जब वो सीधे आचार्य विधि लगाना चाहिए, उससे पता लगता है। अगर उसमें नेगेटिव वो काल्पनिक नंबर आ जाता है तब नहीं होता है। तो x माइनस 4 इसमें 20 में घटाओ तो 16 माइनस x हो जाता है बराबर 48। गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी 16x हो जाएगा, पहले 16x ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 400 कर दो, 16 चौका 64, ठीक है, प्लस का 4x आ जाएगा बराबर 48। अब देखो इसको कर लो, ये माइनस का x स्क्वायर कर लो, ये जोड़ोगे तो प्लस का 20x हो जाएगा, 64 उधर जाएगा, 64 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 12 80 लगे 1 5 6 11 112 हो जाएगा। अब माइनस का डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, अभी इधर यहाँ माइनस जाएगा पर इधर आएगा तो प्लस का ही हो जाएगा 112, ठीक है, बराबर 0। अब इसमें देखो सीधे आचार्य विधि लगा के देखना पड़ता है, अगर उसके काल्पनिक नंबर आता तब नहीं होता। देखते हैं, माइनस 20 करो तो ये तो प्लस का 20 हो जाएगा, प्लस माइनस 20 स्क्वायर करो तो 400 आ जाएगा, प्लस मतलब क्या होता है 20 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू कितना है 112, ठीक है, अपॉन 2a, ठीक है, तो 2a आ जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, ये वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा आ जाएगी, तो इसलिए इसका वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। करो 4 दूना 8 4 4 4, देखो माइनस में आ गया तो माइनस इमेजिनरी आ गया, और इमेजिनरी का रूट होता नहीं है, तो याद रखना इसीलिए इसका पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना। देखो ये दिया है यहाँ पे, जब अगर ये 0 से अब देखो यहाँ पे 0 से वो आ रहा है ना, माइनस का 48 आ रहा है, तो इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो ठीक है, कल आगे करेंगे। ये देखो, और ये भी चैप्टर, अब देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल करेंगे। मैं बता देता हूँ, देखो कुछ क्वेश्चन जो यूपीएससी ने कितनी बार पूछे हैं, जो वो आप लोगों को पूछता है ना, देखो इस टाइप के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये चैप्टर कर लो, जो सीक्वेंस वाले आता है ना वो इसी टाइप से होते हैं, इससे भी यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत। देखो सारवंता डी है, क्या है, किस तरीके से होता है ये क्वेश्चन, बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ जो यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा था, इस टाइप क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। कल करेंगे, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ये करना। इसी चैप्टर के लिए तो मैं 10th क्लास सोचा था, परंतु इसमें तो और चैप्टर भी अच्छे निकल गए बाय द वे। अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो इसी से सोल्व होंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। एक ऐसे ब्याज वाला भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ये रहा, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन, और एक और रुक जाओ, अभी डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन 2011-12 क्वेश्चन देखना, डायरेक्ट पूछा हुआ, ठीक है। एक और अभी तो बागवानी वाला डायरेक्ट, वो देखो 1 मिनट में बताता हूँ कौन सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन, ये रहा, ये यूपीएससी डायरेक्ट सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन, जाके देख लेना, 2012 या 13 का पेपर है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, 2 बार क्वेश्चन पूछा है ये यूपीएससी ने, ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आम का पेड़ का, मतलब आम के बारे में पूछा था, सेम क्वेश्चन जाके देख लेना, सेम यूपीएससी ने सेम पूछा, ये इसी कॉन्सेप्ट पे सेम क्वेश्चन है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कल करेंगे इसको तो थोड़ा डिटेल से। देखो 10th क्लास में लग रहा है टाइम, इसमें अच्छे चैप्टर है, पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, जो मैं चैप्टर बताया हूँ कर लेना, एनसीईआरटी पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा। 6 to 10th क्लास एनसीईआरटी छोड़ो ही मत, इसी को बार बार रिविजन कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।